नमस्कार बच्चों, 12th आर्ट्स की ज्योग्राफी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम प्राथमिक व्यवसाय के बारे में चर्चा कर रहे थे और प्राथमिक व्यवसाय में आज हमारा अंतिम पॉइंट होगा खनन। देखिए, सामान्य रूप से हम बात करें तो खनन को हम कह सकते हैं खोद कर निकालना, लेकिन बात करें जब इसकी विस्तृत रूप में तो खनन क्या है? खनिज को भूगर्भ से बाहर निकालने की जो क्रिया होती है उसी क्रिया को खनन कहा जाता है। भूमि में जब उसके गर्भ से किसी खनिज पदार्थ को बाहर निकाला जाता है उसी क्रिया को कहते हैं खनन करना। आइए बात करें, जिस स्थान से खनिज निकाले जाते हैं उसे खान कहते हैं। आपने देखा होगा जहां पर खनिज निकाले जाते हैं भूमि के भीतर बहुत लंबा गहरा खड्डा किया जाता है, उसके अंदर से खनिज पदार्थ निकाले जाते हैं। जैसे हम अपने क्षेत्र की बात करें तो हमारे पास में मकराना है, मकराना में संगमरमर निकाला जाता है, मार्बल पत्थर। तो उसको निकालने के लिए भूमि के बड़े क्षेत्र में गहरा खड्डा खोदा जाता है और गहराई में से पत्थर निकाले जाते हैं। उस स्थान को हम खान कहते हैं और वहां से जो खान में से पत्थर निकाले जाते हैं, संगमरमर के पत्थर निकाले जाते हैं, उस क्रिया को खनन कहते हैं। आइए बात करें इनके बारे में। खनिज की खोज की अवस्थाएं। मनुष्य जब से इस सृष्टि पर, इस पृथ्वी पर रहा है, उसे विभिन्न प्रकार के खनिजों का ज्ञान हुआ है। हालांकि पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त खनिजों का ज्ञान आज भी मनुष्य को नहीं है, लेकिन फिर भी जितनी भी मानव की अवस्थाएं आई है उन अवस्थाओं के बारे में बात करें तो मनुष्य सबसे पहले पाषाण युग में रहा। अर्थात मानव को सबसे पहले जिस खनिज का ज्ञान हुआ वो खनिज था पाषाण, जिसे हम पत्थर कह सकते हैं। और आप देखते हैं कि मानव के प्रारंभिक दौर में मानव के समस्त हथियार, मानव के समस्त औजार, मानव के समस्त बर्तन पत्थरों से बने होते थे, इसलिए उसे सबसे पहले पत्थर की जानकारी हुई थी और उसी दौर को, उसी युग को कहा जाता है पाषाण युग। उसके बाद ज्ञान हुआ तांबे का और इसलिए उस युग को कहा गया ताम्र युग। यानी अगर हम कहें मनुष्य को सबसे पहले कौन सी धातु का या कौन से खनिज का ज्ञान हुआ तो उसका आंसर होगा तांबा और उस युग को कहा गया ताम्र युग। इसके बाद अगले जब समय बीता तो कांसे का ज्ञान हुआ। कांसा जो तांबा और जस्ता इन दोनों के मिश्रण से बनता है उसे कहते हैं कांसा, उस युग को कहा गया कांस्य युग। फिर इसके बाद लोहे की जानकारी हुई तो वो युग कहलाया लोह युग। और वर्तमान दौर जिसमें हम जी रहे हैं उसे इस्पात युग कहा जाता है। एल्यूमिनियम का हम सबसे ज्यादा उपयोग आज के दौर में करते हैं। तो ये इतिहास में खनिज के खोज की अवस्थाएं हैं जो पाषाण युग, ताम्र युग, कांस्य युग और लोह युग, इस्पात युग के नाम से जानी जाती है। आइए बात करें, प्राचीन काल में खनिजों का उपयोग औजार व हथियार बनाने तक सीमित था। चूंकि मानव को इतना ज्ञान नहीं था, इसलिए अज्ञानता के कारण बिना जानकारी के मानव उस खनिज जो भी उनको मिल रहा था, चाहे वो पाषाण युग की बात हो चाहे वो ताम्र युग की बात हो, उस समय मनुष्य उस खनिज से केवल हथियार और औजार या बर्तन इत्यादि बनाने का उपयोग लेता था। लेकिन उसके बाद जब औद्योगिक क्रांति आई तो औद्योगिक क्रांति के बाद खनिजों का महत्व अत्यधिक बढ़ा है। जब औद्योगिक क्रांति इस संसार में आई, इस धरती पर आई, उस समय मनुष्य को इन खनिजों का वास्तविक महत्व पता लगा और विभिन्न प्रकार की मशीनरियों का निर्माण होने लगा। और आज हम देखते हैं मानव की समस्त जितनी भी गतिविधियां हैं वो आर्थिक गतिविधियां बिना खनिज के संचालित नहीं हो पाती। तो आज के दौर में मनुष्य के लिए खनिजों का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। उसके बाद बात करें, खनिज उद्योग व व्यापार जगत की धुरी है। उद्योग और व्यापार, ऐसा कोई उद्योग नहीं, ऐसा कोई व्यापार नहीं जिसकी कल्पना खनिज के बिना की जा सकती हो। इसलिए उद्योग और व्यापार की धुरी खनिज को माना जाता है और इसीलिए किसी देश की सभ्यता व आर्थिक स्थिति या आर्थिक जीवन का मापदंड खनिज के उपयोग की मात्रा को माना जाता है। उस देश के लोग कितना खनिज उपयोग में ले रहे हैं उसके आधार पर ही उस देश की सभ्यता और आर्थिक स्थिति का या आर्थिक जीवन का अंदाजा लगाया जा सकता है।
सकता है। अर्थात एक देश के डेवलपमेंट में, एक देश के विकास में वहां खनिजों के उपयोग की मात्रा का महत्वपूर्ण स्थान होता है। आइए बात करें खनन को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में। ऐसे कौन से कारक हैं, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो किसी स्थान के खनन को प्रभावित करती है? इन कारकों को हमने दो भागों में बांटा है। पहली प्राकृतिक दशाएं और दूसरी मानवीय दशाएं। दो प्रकार की दशाएं हैं जो मानव के खनन कार्य को प्रभावित करती है। प्राकृतिक दशाओं में खनिज भंडार की स्थिति, खनिज की कोटि, मात्रा, प्रकार, संपन्नता, बाजार की समीपता इत्यादि को शामिल किया जाता है। खनिज भंडार की स्थिति, वहां पर खनिज भंडार कितना है, उसका अथाह सागर है या कम मात्रा में है। खनिज की कोटि, वो क्वालिटी कैसी है उस खनिज की, उसकी मात्रा कितनी है, वो किस प्रकार का है, वो संपन्न है या नहीं है। अर्थात खनिज जो निकाला जा रहा है उसके कितने सारे भंडार हैं और बाजार उसका समीप है या नहीं। जिस खनिज को वहां निकाला जा रहा है उस खनिज के खपत के लिए आसपास का बाजार कितना संपन्न है, ये भी प्राकृतिक दशाओं के अंतर्गत शामिल किया जाता है। जब बात करें मानवीय दशाओं की तो खनिज की मांग, निकाले जाने वाले खनिज की मांग वहां कितनी है, वहां यातायात की सुविधा कैसी है। क्योंकि जब खनिज निकाला जाएगा तो उसे उस स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए यातायात सुविधा सुचारू होनी चाहिए। तो यातायात के साधन, यातायात के मार्ग वहां अच्छी क्वालिटी के हैं या नहीं, ये भी देखा जाता है। श्रम, पूंजी, तकनीक और सरकारी नीतियां, ये सभी मानवीय दशाएं हैं जो किसी स्थान पर खनन को प्रभावित करती है। अर्थात इन स्थितियों के बारे में, इन दशाओं के आधार पर किसी स्थान का खनन प्रभावित होता है। अच्छा हो सकता है या निम्न स्तर का हो सकता है, इन दोनों कारकों के कारण। आइए आगे बात करें खनिजों की विशेषताओं के बारे में। तो देखिए, यदि खनिजों की प्रमुख विशेषताओं के ऊपर हम चर्चा करें तो सबसे पहली विशेषता होगी पृथ्वी पर इनका वितरण असमान है। अर्थात पूरी पृथ्वी पर कहीं भी एक समान रूप से खनिजों का वितरण नहीं है। किसी क्षेत्र विशेष में कोई खनिज विशेष ज्यादा निकाला जाता होगा तो किसी दूसरे क्षेत्र में हो सकता है उस खनिज का बिल्कुल भी खनन नहीं किया जाता हो। अर्थात पृथ्वी के विभिन्न भागों में विभिन्न प्रकार के खनिजों को अलग अलग किस्म के आधार पर, अलग अलग क्वालिटी के आधार पर निकाला जाता है। एक समान रूप से पृथ्वी पर कहीं भी इनका वितरण नहीं है। दूसरी विशेषता की बात करें तो अधिकांश खनिज निश्चित व अनव्यकरणीय होते हैं। निश्चित, इनकी मात्रा निश्चित होती है। जहां भी खनिज निकाले जाते हैं वहां पर एक क्षमता, निर्धारित क्रम है कि इतना खनिज वहां उपस्थित है, उससे अधिक वहां खनिज नहीं निकलता। इसलिए खनिज की जो मात्रा है वो निश्चित होती है और अनव्यकरणीय, यानी उन्हें वापस नया नहीं किया जा सकता। अर्थात जब एक बार निकाल लिया तो उनको वापस नया बनने में बहुत सारा, कई लाखों वर्षों का समय लगता है। इसलिए वो खनिज अनव्यकरणीय भी होते हैं। अगर तीसरी विशेषता की बात करें तो भूगर्भ में होने के कारण खनिजों के सर्वेक्षण, उत्खनन में बड़ी मात्रा में पूंजी, श्रम, तकनीक की आवश्यकता होती है। देखिए, खनन जो क्रिया है वो बहुत खर्चीली है, बहुत महंगी है। क्योंकि खनिज भूमि के गर्भ में होते हैं और भूमि के गर्भ से उन्हें बाहर निकालने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए। भूमि के गर्भ में कहां खनिज पाया जाता है ये पता लगाने के लिए जो सर्वेक्षण किया जाता है वह प्रक्रिया भी बहुत महंगी होती है। जब पता लग गया तो उसके बाद जब उस खनिज को बाहर निकाला जाएगा तो वो जो उत्खनन की प्रक्रिया है वो भी बहुत महंगी होती है। इसलिए खनन की जो प्रणाली है उसके लिए बड़ी मात्रा में पूंजी, बड़ी मात्रा में श्रम और विशेष टेक्नोलॉजी की आवश्यकता होती है। अगली विशेषता की बात करें, लगातार खनन से खनिज की खानें खर्चीली व अनार्थिक हो रही है। लगातार एक स्थान पर जब खनन किया जा रहा है तो उस खान की क्षमता लगभग कम होने लग जाती है, शून्य होने लग जाती है। ऐसी स्थिति में वो खानें कोई काम में नहीं आती, इसलिए ये खर्चीली प्रणाली होती है। आगे बात करें, कोई भी देश खनिज उत्पादन में आत्मनिर्भर नहीं है। किसी भी देश में
आत्मनिर्भरता खनिज की दृष्टि से नहीं है। हर देश में अलग अलग क्वालिटी, अलग अलग मात्रा खनिजों की पाई जाती है, इसलिए ऐसा कोई भी खनिज किसी भी देश के लिए आत्मनिर्भर नहीं है। अर्थात हम कह सकते हैं कि कोई भी देश खनिज के क्षेत्र में आत्मनिर्भर नहीं होता है। आगे बात करें, श्रमिक लागत अधिक होने के कारण विकसित राष्ट्र खनन पर अधिक ध्यान नहीं दे रहे हैं। अभी जस्ट हमने ऊपर चर्चा की कि भूगर्भ में होने के कारण इनके सर्वेक्षण उत्खनन में बड़ी मात्रा में पूंजी, श्रम और तकनीक की आवश्यकता होती है। तो जो विकसित राष्ट्र हैं वो इस खनन प्रक्रिया की ओर ध्यान कम दे रहे हैं और जो विकासशील देश हैं वो अपनी श्रम शक्ति के बल पर इसमें विशेष ध्यान दे रहे हैं। विकासशील जो देश होंगे वहां पर बेरोजगारी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए लोगों को रोजगार मिल जाए, इस हिसाब से ऐसे विकासशील देश खनन प्रक्रिया पर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं ताकि उनकी आबादी का एक बहुत बड़ा क्षेत्र उस खनन कार्य के माध्यम से अपना रोजगार प्राप्त कर लेते हैं। इसके बाद बात करें खनिजों के वितरण के बारे में। चूंकि हम जानते हैं खनिज जमीन के भीतर पाए जाते हैं, भूमि के गर्भ में पाए जाते हैं, तो भूमि के गर्भ में जो चट्टानें होगी उन चट्टानों से इन खनिजों को निकाला जाता है। कक्षा 11 में हमने चट्टानों के प्रकारों के बारे में बात की थी, उसी आधार पर हम खनिजों का वितरण पढ़ेंगे। खनिज चट्टानों में पाए जाते हैं और चट्टानें 3 प्रकार की होती है। प्रमुख रूप से चट्टानों के नाम आग्नेय चट्टान, कायाकृत चट्टान और अवसादी चट्टान। तीनों को 11वीं क्लास में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है। आइए बात करते हैं कौन सी चट्टान में कौन सा खनिज पाया जाता है। तो देखिए, आग्नेय चट्टान में सोना, चांदी, तांबा, जस्ता, सीसा, मैग्नीज, अभ्रक और गंधक इत्यादि खनिज पाए जाते हैं। आपको चट्टान का नाम और 1-2 खनिज जो उस चट्टान में पाए जाते हैं उनके नाम याद करने हैं। इसके बाद कायांतरित चट्टान, इसमें ग्रेफाइट, हीरा, संगमरमर इत्यादि खनिज पाए जाते हैं। और जब अवसादी चट्टान की बात करें तो इसमें कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ, प्राकृतिक गैस, रॉक फॉस्फेट, पोटाश, नमक, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर इत्यादि खनिज इस अवसादी चट्टान में पाए जाते हैं। तो एक एक चट्टान के आधार पर कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं उनके बारे में हमने चर्चा की। अब आइए बात करते हैं खनिजों के वर्गीकरण के बारे में। आइए बात करते हैं खनिजों के वर्गीकरण के बारे में। तो हम शुरुआत में ये बात करें कि इस पृथ्वी पर लगभग 1600 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, जिनमें से भी 200 प्रकार के ऐसे खनिज हैं जिनका उपयोग औद्योगिक कार्यों में लिया जाता है और उन 200 में से भी 80 प्रकार के खनिज ऐसे हैं जो औद्योगिक कार्यों के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक होते हैं। तो इन समस्त खनिजों को वर्गीकृत किया जाता है 3 भागों में। पहला धात्विक खनिज, दूसरा अधात्विक खनिज और तीसरा ईंधन खनिज। के जैसा इनका नाम उसी के अकॉर्डिंग हम इनको आसानी से समझ सकते हैं कि कौन सा किस श्रेणी में आएगा। देखिए, पहले बात करें धात्विक खनिज। जैसा इसका नाम है धात्विक खनिज, ऐसा खनिज जिसमें धातु का अंश पाया जाता है, उन सभी खनिजों को धात्विक खनिज कहा जाएगा। फिर दूसरा अधात्विक खनिज, ऐसे खनिज जिनमें धातु का अंश नहीं पाया जाता, उन सभी खनिजों को अधात्विक खनिज कहा जाएगा। और फिर ईंधन खनिज, ऐसे खनिज जो ईंधन के रूप में, शक्ति के स्रोत के रूप में काम में लिए जाते हैं, उन्हें ईंधन खनिज कहा जाता है। तो बात करें सबसे पहले धात्विक खनिज के बारे में, तो धात्विक खनिज को भी 3 भागों में बांटा गया है। पहला है लौह धात्विक खनिज, ऐसे खनिज जिसमें लौह धातु का अंश पाया जाता है वो लौह धात्विक खनिज कहलाते हैं। ऐसे खनिज कौन कौन से हैं? लोहा, निकिल और मैग्नीज, ये तीनों खनिज ऐसे हैं जिनमें लौह धातु का अंश पाया जाता है, इसलिए इनको लौह धात्विक खनिज कहा जाता है। फिर दूसरा अलोह धात्विक खनिज, ऐसे खनिज जिसमें लौह धातु का अंश नहीं पाया जाता, वो है तांबा, सीसा, जस्ता और एल्यूमिनियम। इन खनिजों में लोहे का अंश नहीं पाया जाता, इसलिए ये अलोह धात्विक खनिज हैं। और तीसरा मूल्यवान धातु खनिज, ऐसी धातुएं जो बहुत मूल्यवान हैं, उनमें सोना, चांदी, प्लेटिनम ये धातुएं आती है जो बहुत मूल्यवान है, इसलिए इनको मूल्यवान धातु खनिज की श्रेणी में रखा जाता है। फिर बात करें दूसरा प्रकार
खनिज जिनमें धातु का अंश नहीं पाया जाता, इनको भी 3 भागों में बांटा है। सबसे पहला इमारती खनिज, ऐसे खनिज जो किसी इमारत को बनाने के लिए या इमारती उद्योग में प्रयोग में लिए जाते हैं, जैसे चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, संगमरमर और ग्रेनाइट। ये चारों ऐसे खनिज है जो अधात्विक खनिज की श्रेणी में आते हैं। इसके बाद रासायनिक खनिज, पृथ्वी से निकाले जाने वाले ऐसे खनिज जिनमें किसी रसायन का अंश होता है, वो रासायनिक खनिज है। जैसे आपका नमक, अभ्रक, जिप्सम, ये तीनों रासायनिक खनिज की श्रेणी में आते हैं। इसके बाद रत्न खनिज, रत्न जो हम अंगूठी में, गले में हार के रूप में, विभिन्न आभूषणों के रूप में पहनते हैं, वो रत्न खनिज कहलाते हैं। जैसे हीरा, पन्ना और नीलम, ये रत्न खनिज की श्रेणी में आते हैं। और सबसे अंतिम प्रकार तीसरा ईंधन खनिज, जो शक्ति के स्रोत भी कहलाते हैं। इसमें कोयला, गैस, पेट्रोलियम पदार्थ, ये खनिज जो है वो ईंधन खनिज के रूप में आते हैं। और इसमें भी कोयला और जो पेट्रोलियम पदार्थ है, ये शक्ति के सबसे बड़े स्रोत के रूप में प्रयोग में लिए जाते हैं। तो बच्चों, आज हमने खनन क्रिया के बारे में पढ़ा है। खनन किसे कहते हैं, खनन की विशेषताएं, खनन का वर्गीकरण, खनन का वितरण, इन सब के बारे में विस्तार से चर्चा की है। एक एक पॉइंट को, एक एक नोट्स को बोर्ड पर लिख के समझा है। आप लोग भी अपनी कॉपी में इन सभी पॉइंट्स को व्यवस्थित रूप से लिखेंगे, अपने नोट्स तैयार करेंगे, इनको पढ़कर याद करेंगे। लगातार पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।